हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम जैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम मॉड्यूल सी चैप्टर 25 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम जो 2021 में रिलीज़ की गई थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ना एक क्वेश्चन हर बार ज़रूर इसमें से पूछा जाता है। Okay, so let us have a look at this particular topic. But before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB exam, then you should definitely consider guidance अगर आपके पास टाइम की कमी है। एंड EduTap ये गाइडेंस लेकर आ गया है विद द लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है, लाइव क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, चारों कंपोनेंट्स ऑफ जैब एग्जाम उनसे रिलेटेड, सो दैट आप कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक प्रिपरेशन कर सके फॉर द एग्जाम। इसके साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट रिवीजन एग्जाम से पहले तो आप वीडियोस नहीं देख सकते या फिर ये लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स है वो नहीं देख सकते, तो नोट्स के थ्रू यू विल बी रिवाइजिंग। एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज ईच एंड एवरी चैप्टर रिलेटेड आपको बढ़िया टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, MCQs क्विज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, so that you can practice well that particular chapter. Also full length mock test, full syllabus से related tests भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, राइट। इसके साथ साथ आई वुड से कि ये जो नोट्स है एग्जाम से पहले रिविजन में बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। सो टू अवेल क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एज विद द हेल्प ऑफ आवर कोड दैट इज जैब 80 कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन दीज कोर्सेस। ओके, सो moving ahead, let us start discussing about the ombudsman scheme 2021 RBI का। तो जनरली ombudsman का मतलब क्या होता है? दिस इज अ पर्सन हु जो कि आपके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जनरली दिस इज द थिंग। अब आरबीआई के पर्व्यू के अंडर एनबीएफसीज कम्प्लीटली तो नहीं आते, लेकिन आरबीआई ने ये ओम्बड्समैन स्कीम जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड लेकर आए थे। अब इसमें कुछ एनबीएफसी जो है वो आ जाते हैं। एनबीएफसी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो इस स्कीम के तहत आरबीआई को जाकर आप उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं आरबीआई के थ्रू। तो रेगुलेटेड एंटिटीज जो कि आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं, इन एंटिटीज को एक्चुअली आप कह सकते हो कि ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आरबीआई ग्रीवेंस रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अब एलिजिबल एनबीएफसी, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो एलिजिबल हैं, बट एनबीएफसी कौन से एलिजिबल हैं? तो एनबीएफसी जो कि सेक्शन 45IF ऑफ द आरबीआई एक्ट में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट को अमेंड करके एनबीएफसी रिलेटेड कुछ जो प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए थे एंड वो सेक्शन 45I में ऐड किए गए थे। सेक्शन 45IF यानी कि चैप्टर 3 भी एक्चुअली उसमें ऐड किए गए थे। सेक्शन 45IF में दिया हुआ है कि कौन से एनबीएफसी एक्चुअली एलिजिबल है टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, कौन से ऐसे एंटिटीज है विच आर नॉट एलिजिबल? तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में हमने देखा था। तो एनबीएफसीज जो है डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो लायबिलिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जहां पर एनबीएफसीज डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग के फॉर्म में क्लासिफाई किए जाते हैं। सेकेंड इज एक्टिविटीज बेस्ड, जहां पर देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज एंड उनमें से एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। थर्ड हमारा बेस्ड अपॉन द साइज उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनटू सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मल एनबीएफसीज। ठीक है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज या एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ये कंपनी अपने खुद के ग्रुप कंपनीज वगैरह में जो है इन्वेस्टमेंट्स करता है। आईडीएफ, एनबीएफसी एंड एनबीएफसी आईएफसी, ये दोनों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एनबीएफसी है, तो ये भी एलिजिबल नहीं है सो एज टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम। अब देर इज अ कंपनी जो कि वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन जिसका हो रहा है, तो ऐसी कंपनी अपना ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने आएगी कि अपना वाइंडिंग अप को रुकवाएगी कि क्या करेगी? ठीक है, तो दैट इज वाई दिस सॉर्ट ऑफ कंपनी इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन द टू टेक पार्ट इन द ओम्बड्समैन स्कीम। अब एनी अदर एनबीएफसी जो आरबीआई डेसिग्नेट कर रहा हो, दैट कैन बी टेकिंग पार्ट इन द एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर ये जो ओम्बड्समैन है उन्होंने कुछ डिसीजन दिया कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ को इस ऐसे किया जा सकता है और वो डिसीजन जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो ऐसे केस में एक अपैलेट अथॉरिटी आपको दिया गया है, ठीक है। लेट्स से यू हैव टेकन अ कंप्लेंट एनबीएफसी के अगेंस्ट और वो आरबीआई का ओम्बड्समैन जो है सही डिसीजन नहीं दे रहा या फिर आपको सही नहीं लग रहा, इन दैट केस यू कैन अपील विद रिस्पेक्ट टू दिस डिसीजन टू आरबीआई का एक और अथॉरिटी, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई का जो पूरा सेटअप है उसमें एट द टॉप यू विल बी फाइंडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, देन उनके नीचे डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं एंड उनके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इज द हायरार्की एंड इस हायरार्की के बेसिस पर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इनके नीचे बाकी डायरेक्टर्स एंड स्टाफ, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अपील कर सकते हैं कि आरबीआई ओम्बड्समैन के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है आई डू नॉट एग्री विद दैट एंड आई वांट टू गेट अ रेजोल्यूशन फॉर इट क्विकली, ठीक है। तो ऐसे अपील किया जा सकता है। ये अपीलेट अथॉरिटी पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई था, अब गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑब्वियसली बहुत सारे काम होंगे, ये अपील्स ही देखते रहेंगे क्या, तो इस वजह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। So let us answer this question. The appellate authority in RBI Ombudsman Scheme 2021 is dashed. Okay, तो this is a homework question. आपको आंसर करना है गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एग्जीक्यूटिव गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। Thank you, and if you have any queries you can always let us know 8146207241 पर, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in and we can definitely help you in resolving your queries. All the best for your preparation. Thank you.